अतीत माध्यमिक शिक्षा परिषद कोचिंग क्लास हैंड राइटिंग क्लास नोट्स। इस यूपी टेट के संपूर्ण अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं और समस्त लोग यूपी टेट के एग्जाम को देखते हुए ये संपूर्ण अध्ययन एक बार अवश्य पढ़ें और 100% उत्तीर्ण के लिए ठोस तैयार किया हुआ है। मनोविज्ञान, बाल विकास। आइए हम देखते हैं बाल विकास क्या है। प्रत्येक बच्चे के लिए विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का निश्चित विकास होता है। इसी सीमा का ध्यान रखते हुए विकास को निम्नलिखित चरणों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है। जैसे पहला, गर्भाशय अवस्था। गर्भाशय से जन्म तक यह काल होता है। और दूसरा, शस्यावस्था काल। इस काल की अवधि होती है जन्म से 5 वर्ष तक। तीसरा है बाल विकास अवस्था, जिसकी अवधि काल होती है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। चौथा है किशोरावस्था, यह होता है 12 से 18 वर्ष तक। पांचवा होता है युवा अवस्था, इनकी उम्र जो है 18 वर्ष से 25 वर्ष तक होती है। छठवां प्रौढ़ अवस्था, इनकी अवस्था जो 25 से 55 तक होती है। सातवां वृद्धावस्था, 55 से मृत्यु तक की आयु होती है। अब आइए इस पर देखते हैं एक एक चैप्टर। इस अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। 4 अवस्थाओं के अंतर्गत दिया गया है। नंबर 1, शस्यावस्था। यह जन्म से 6 वर्ष तक का अनुमान लगाया गया है और होता भी है यही। दूसरा, बाल्यावस्था, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक गिना जाता है। तीसरा, किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। चौथा, प्रौढ़ावस्था, 18 से मृत्यु तक गिनी जाती है। आइए हम इसके देखते हैं एक एक अवस्थाओं के विस्तार पूर्वक। शस्यावस्था, जन्म से 6 वर्ष की अवस्था, जिसको फायड ने सत्यापित किया था, वैज्ञानिक फायड ने। इनमें निम्न विशेषताएं होती हैं। इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है, जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहते हैं। सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है। एक उत्साह होता है, एक अभिलाषा होती है। वह हर उस कार्य से बचना चाहता है जो उसे कष्ट पहुंचता है। यह मुख्य लक्षण रहा। सामाजिक लक्षण में देखा गया, ये लक्षण जो है शारीरिक विकास की तीव्र गति से होता है। शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अव्यवस्थित होता है। शिशु की मानसिक क्रियाएं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेजी से होता है। चौथा है, शिशु सबसे अधिक जल्दी अनुकरण विधि से सीखता है। तो इस अवस्था में बहुत तेजी से व्यक्ति अनुकरण विधि से सीखते हैं। दूसरा आता है बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष के बीच होती है। इसको फायड ने दिया था। इस अवस्थाएं की निम्न विशेषताएं हैं। इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल भी कहा जाता है, क्योंकि विकास की दृष्टि से यह एक जटिल अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन बालक में होते हैं। पूर्व अवस्था काल, पूर्व बालकाल से बालक तेजी से पढ़ता है। उत्तर बाल्यकाल से उनके विकास में अस्थायित्व आ जाता है। फायड के अनुसार इस अवस्था में बालक के तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है तथा वह बाहर की दुनिया के समझने लगता है, लेकिन यह परिपक्व नहीं होता है। इस काल में बच्चा परिपक्व नहीं होता है। पांचवा है बाल्यावस्था को ही हम एलिमेंट्री स्कूल पेज, स्मार्ट एज, स्फूर्ति आयु या डर्टी एज अवस्था आदि विभिन्न नामों से जाने जाते हैं।
सामाजिक लक्षण में देखा गया अन्य लक्षण है। पॉइंट 1, बच्चों के रचनात्मक कार्यों की विशेष आनंद मिलता है। रचनात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ संग्रह करने की प्रवृत्ति की जागृत होता है। इस अवस्था में बच्चों में सामूहिक खेलों में भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत ही अधिक विकसित हो जाती है। तीसरा आता है किशोरावस्था, टीनेज। यह 12 से 18 वर्ष तक गिनी जाती है। इसमें स्टैनली हॉल ने इस काल को तूफान या परेशानी का काल कहा जाता है, जिसमें यह तूफानी काल और परेशानियों का काल बच्चों में आता है। पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीनेज भी कहा है। इस अवस्था में किशोर से सही मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। यदि सही मार्ग की प्रेरणा दी जाए तो यह अवस्था अति उत्तम होता है। यह विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। इस काल में विशेषकर यौन दृष्टि से इस काल में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से किशोरावस्था का जीवन तनाव, चिंता, संघर्ष आदि से घिर जाता है। सामाजिक लक्षण में देखा गया अन्य लक्षण, बच्चों के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशा में बुद्धि, कल्पना तथा तर्क शक्तियां पर्याप्त विकसित हो जाती हैं। किशोरावस्था में अस्थायित्व और समायोजन का अभाव रहता है। उनका मन शिशु के समान स्थिर नहीं होता है, वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता है। चौथा काल है प्रौढ़ावस्था, 18 से ऊपर की काल। इस अवस्था में किशोरावस्था धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था का परिपक्व की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति दुनिया में प्रवेश करके अपने दाखिला के प्रति जागरूक हो जाता है। संक्षेप में यह आयु 10 की समाप्ति तक 20 का प्रारंभ हो जाता है। बाल विकास के सिद्धांत इसमें देखे गए हैं। अभिवृत्ति एवं विकास में दोनों शब्द प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इनमें कुछ अंतर होते हैं। सरेंसर के अनुसार अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग प्रायः शरीर तथा अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। बाल विकास के समान सिद्धांत निम्नलिखित हैं। यह विभिन्न ने दिया, जैसे में निरंतरता का सिद्धांत, वैविध्यता अंतर का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता, वृद्धि एवं विकास गति की दर एक ही सी नहीं रहती है, निश्चित तथा पूर्व संक्रिय प्रतिरूप का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास लंबवत दिशा न होकर वर्तुलाकार होता है, वृद्धि और विकास में क्रिया, वंशानुक्रम तथा वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। एकीकरण का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, समन्वय का सिद्धांत। तो ये 15 सिद्धांत जो है प्रतिपादित किए गए हैं। इन्हीं के साथ साथ बाल विकास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पुनर्बलन सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादक जॉन डोलार्ड और नील मिलर के अनुसार किया गया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उसका विकास होता है, अधिगम करता जाता है। इन्होंने बाल्यावस्था के अनुभवों को व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने अचेत कारकों के अतिरिक्त चिंता तथा अधिगम कार्य को व्यक्तित्व गतिशीलता में बहुत ही महत्व है। जैसे नवजात शिशु का स्तनपान से संबंधित अर्जित व्यवहार उसकी भोजन की आवश्यकता के लिए अधिक समय तक पर्याप्त नहीं है। उसे भूख की आवश्यकताओं के लिए या पूर्ण करने की कुछ अधिक स्तनपान के जटिल व्यवहारों को सिखाना होता है। इनके अनुसार अधिगम के 4 महत्वपूर्ण अवयव हैं। अंतर्दोष जिसे अभिप्रेरण करते हैं, संकेत उद्दीपक जिसे करते हैं, प्रयुक्तर श्रम का व्यवहार करते हैं, पुनर्बलन पुरस्कार को करते हैं। पुनर्बलन पुरस्कार जैसे पुरस्कारित किया गया बच्चा। अंतर्दोष अभिप्रेरणा जो उत्साह होता है, जो प्रेरणा होती है उसके तरफ ध्यान दिया गया। उद्दीपक आकांक्षा, किसी के प्रति उत्सित होना, और स्वयं का व्यवहार जो निहित होता है।
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देखा गया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत में इस सिद्धांत को प्रतिपादन बंडूरा एंड बाल्टर्स ने दिया था। बंडूरा ने एक प्रयोग में बच्चों को एक फिल्म दिखाई जिसमें एक वयस्क व्यक्ति के व्यवहार के प्रदर्शित किया गया तथा फिल्म के 3 भाग थे। प्रत्येक बच्चे को केवल एक प्रकार की ही फिल्म दिखाई गई। पहली फिल्म में फिल्म का हीरो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता था, इस व्यवहार को उसे तत्व दिया जाता था। दूसरी फिल्म में हीरो आक्रामक व्यवहार करता था, इस आक्रामक व्यवहार के लिए उसे पुरस्कृत किया गया। तीसरी फिल्म में आक्रामक व्यवहार के लिए हीरो को न ही पुरस्कृत किया जाता है और न ही दंडित किया जाता है। इस परिस्थितियों में रखकर बच्चों के व्यवहार का निरीक्षण कर देखा गया कि बच्चे ने उस व्यवहार का अनुकरण अपेक्षाकृत कम किया, तो हीरो के आक्रामक व्यवहार और दंड से संबंधित था। तो इस तरह बंडूरा ने यह सत्यापन किया। इनके बाद आता है क्वेश्चन, बुद्धि का पूर्ण विकास 14 से 16 वर्ष के बीच माना जाता है, जिसमें वैज्ञानिक टर्मन, जोन्स, कॉन एवं स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि के प्रखंडता का विकास ही संभव है मनोशास्त्रियों के अनुसार। बुद्धि निर्माण में बुद्धि बहुआयामी, बुद्धि इंटेलिजेंस, बुद्धि का वैज्ञानिक या सर्वप्रथम अमेरिकन वैज्ञानिक ने 1904 में अपनी पुस्तक द नेचरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉम्बिनेशन में दिया। बेमेस्टर के अनुसार बुद्धि ज्ञान ग्रहण करने की व उसके व्यवहार में लाने की योग्यता है। बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा तथा स्वरूप प्रकृतियां निम्नवत हैं। या आइए देखते हैं बुद्धि क्या है, इसका स्वरूप क्या है। इस संबंध में शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों में मतभेद रहा। अतः बुद्धि की परिभाषा उनके लक्षणों स्वरूपों के आधार पर निम्नलिखित में किया जा सकता है, जैसे समस्या समाधान की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता, समन्वित परिणाम। समस्या समाधान की योग्यता में देखा गया एरिक्सनाइट के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जो लक्ष्यों की पूर्ति में तर्क करना तथा सभ्यता समाधान में निहित हमारे मन में विचारों को जागृत करती है। वर्ड के अनुसार बुद्धि अच्छी तरह निर्माण करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता में देखा गया बीने के अनुसार बीने वैज्ञानिक किसी समस्या को समाधान करके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रिया है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि समावर्तित चिंतन है। टर्मन के अनुसार एक व्यक्ति सही अनुपात में बुद्धिमान है जिसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता रहती है। सीखने की योग्यता में मैकडूल के अनुसार बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभवों के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। यह हुए गलतियों को या विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को सुधारने की प्रवृत्ति बनती है। डियरबोन के अनुसार बुद्धि सीखने और अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि एक प्रकार की कला है जिसमें तर्क वितर्क करके उस कार्य और अनुभव को हम करते हैं और उसमें सफल होते हैं। बंकिम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि किसे कहते हैं? सीखने की योग्यता, परीक्षण करने की योग्यता, अभ्यास करने की योग्यता ही बुद्धि है। समायोजन की योग्यता काल्विन ने दिया कि एक व्यक्ति उसी अनुपात से बुद्धि प्रकट करता है जिस अनुपात से वह अपने नए वातावरण से समायोजित होने की क्रिया सीख चुका है, अर्थात सीख सकता है। क्रूज के अनुसार बुद्धि नवीन एवं विभिन्न परिस्थितियों में अपने विचारों को समायोजित करने की योग्यता होती है। बर्ड ने इसी बात को दिया कि सापेक्षतात्मक नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजित करने की योग्यता में बुद्धि करते हैं। जिस प्रकृति में, जिस परिवेश में बच्चा जिस परिस्थिति में, जिस वातावरण में रहता है और उसमें समायोजित हो जाता है और समायोजित होने की योग्यता रखता है, ऐसे को ही बुद्धि कहा गया। स्टर्नर ने नवीन परिस्थितियों में अपने विचारों को समायोजित करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं, जबकि स्टर्नर ने इसी बात को समर्थन दिया
कि नवीन परिस्थितियों में हर परिवेश में जब व्यक्ति जाता है तो वहां अपने विचारों को समायोजित करता है और समायोजित करने में अपनी क्षमता प्रकट करता है। वही जो है स्टरमन का समवर्तित परिभाषा। एरिक्सनाइट बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित वस्तुओं और विचारों को सोचते हैं। उस प्रश्न पर हम टिप्पणी करते हैं, सोचते हैं किसी भी समस्या समाधान करने के लिए। वेक्सलर ने इसी को कहा कि बुद्धि व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियों का योग या सार्वभौमिक योग्यता है जिसके द्वारा वह आदेशपूर्ण कार्य करता है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचता है तथा प्रभावपूर्ण ढंग से वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करता है। बुद्धि के सिद्धांत, इनके प्रमुख सिद्धांत हैं जिसमें प्रतिपादक कौन है, ये सिद्धांत हम प्रमुख दे रहे हैं। जैसे एक कारक का सिद्धांत है, बीने टर्मन और स्टानो ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। समूह कारक सिद्धांत था थर्स्टन ने दिया था। पदानुक्रमिक सिद्धांत था फिलिपिन बर्नर ने दिया था। त्रियामी सिद्धांत था जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत था आरपी कैटल ने दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत होवर्ड गार्डनर ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। त्रिवेंद्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टाइनबर्ग ने दिया था। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है 10 बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और इसी में से ईपीटेट सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें जो है अवश्य याद रखें। अन्य परिभाषाएं हैं। वुडवर्थ ने कहा था कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बुद्धि कार्य करने की एक कला है। बुडरो ने कहा था कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की एक क्षमता है। गाल्टन ने कहा था बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। थॉर्नडाइक ने कहा था वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षिक प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। इसी तरह समूह कारक सिद्धांत का संज्ञात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। बहुकारक सिद्धांत के अस्तात्मक बहुशक्ति सिद्धांत आदि नामों से प्रचलित है। पदानुक्रम सिद्धांत को क्रमिक महत्व का सिद्धांत भी कहा गया है। द्विकारक सिद्धांत को 2 कारक कहा गया, कारक जी जिसे कहते हैं और कारक एस कहते हैं। एक कारक को इकाइयों का सिद्धांत, एक शतात्मक सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। बुद्धि लब्धि और उनका मापन। बुद्धि लब्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन। टर्मैन के मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी और सूत्र निकालें जिसमें बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, जिसमें IQ MA CA इंटू 100। यदि बालक की वास्तविक बुद्धि, एग्जाम्पल आपको दिए रहे हैं, यदि बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और वह 10 वर्ष के सामान्य बालकों का कार्य पूर्ण कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष होगी। देखें IQ बराबर 10 इंटू 8 20 गुणा करने पे 125। लब्धि बुद्धि टर्मन द्वारा प्रतिभाग वर्ग 140 सेंसर को प्रतिभाशाली बालक कहा गया है, डॉक्टर कामत के द्वारा प्रतिभाशाली माना गया। 120 से 139 के बीच बहुत अच्छे माने गए हैं, वेरी सुप्रियन। और 130 से ऊपर तक यह सामान्य में माने गए। 110 से 119 में अच्छे हैं, अत्यंत अच्छे हैं। 90 से 109 तो उत्कृष्ट माने गए और 80 से 89 तक सामान्य माने गए। 70 से 89 तक मंद और पिछड़े माने गए। 60 से 69 तक निर्बल बुद्धि अति पिछड़ा जिसे कहा गया और 50 से 59 हीन बुद्धि कहा गया जो सीमा पर है। इस तरह से इनके मानक जो लब्धि बुद्धि के टर्मैन के द्वारा और डॉक्टर कामन के द्वारा अलग अलग दिया गया है। इसी के साथ टर्मन ने विकसित वितरण आपने देखा यहाँ नीचे स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण का मैरियल 1938 में और वाइकलर ने 1955 में एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट के IQ के वितरण नीचे दिया गया है। इसी तरह से 120 से 129 तक श्रेष्ठ बुद्धि वितरण मैरियल के अनुसार 120 से 139 श्रेष्ठ बुद्धि, उच्चतम सामान्य बुद्धि 110 से 19 तक और 110 से 19 तक उच्च सामान्य बुद्धि,
और 90 से 109 सामान्य बुद्धि, और यह भी सामान्य बुद्धि। इसी तरह से इनका जो दिया गया। कोर्ट के अपनी पुस्तक मानसिक तथा शिक्षा लब्धि परीक्षण बुद्धि के आधार पर वर्गीकरण तथा शिशु की आयु शिक्षा का स्पष्टीकरण किया। बुद्धि का परीक्षण। बुद्धि को मापने के लिए 1911 में बीने ने साइमन से मिलकर एक परीक्षण पत्रक तैयार किया। 1915 और 16 में क्रमशः वर्ट और टर्मन ने बीने पत्रांक को संशोधित किया। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का मान निकाला। बीने ने बुद्धि मापन का मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। इसी तरह उन्होंने कष्ट की मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियां परस्पर गुथी हुई हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने 3 विशेषताएं का प्रयोजन किया। प्रयोजन और नई परिस्थितियों में अपने व्यवस्थित करने की योग्यता। बुद्धि परीक्षण के प्रकार। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार होती हैं। इसमें 36 प्रश्न होते हैं। 1.5 वर्ष से 5.5 वर्ष के बीच बच्चों के लिए होते हैं। इन परीक्षण में भाषा का प्रयोग नहीं होता है और इस समय एक ही व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 से 1918 के बीच सेना भर्ती के लिए किया गया था। सामूहिक परीक्षा के लिए बीने ने टर्मैन के बुद्धि परीक्षण सिद्धांतों को स्वीकार किया तथा परंतु उनके आधार पर अलग से परीक्षण निर्धारित भी किया। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि के अंतर्गत सामूहिक बुद्धि के अंतर्गत 2 ग्रुप माने गए, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसमें देखा गया क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, समय सीमा युक्त परीक्षण और समय सीमा रहित परीक्षण। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में इसके माध्यम से उन व्यक्तियों का परीक्षण किया जाता है जो भाषा प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे गूंगे, बहरे, अंधे, एक क्रियात्मक के अंतर्गत आते हैं, तथा अशिक्षित व्यक्ति क्रियात्मक परीक्षण का उदाहरण है। दूसरी तरफ समय सीमा युक्त परीक्षण, आकृति फलक परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, चित्रमूर्ति परीक्षण, वस्तु सीमांक परीक्षण और भूल भुलैया परीक्षण, ये परीक्षण होते रहे। इसके बाद कुछ अन्य बुद्धि परीक्षण है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में बैसल लेविली इंटेलिजेंस टेस्ट, डायमंड एयरमैन टेस्ट, भाटिया का निष्पादन परीक्षण, कोहलर का ब्लॉक डिजाइन टेस्टर, आर्थर का निष्पादन परीक्षण, एग्जेलेंडर का पास एलांग परीक्षण, ये सारे परीक्षण हैं। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अमेरिका में आर्मी अलका परीक्षण, थाइनाइट का परीक्षण, टर्मैन मुनके सामूहिक परीक्षण। भारत में डॉक्टर जलोटा ने 1972 में, डॉक्टर मोरे ने 1921 में, डॉक्टर CH राउस ने तथा डॉक्टर भाटिया ने कार्यात्मक पत्रक तैयार किया। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में 12 से 18 वर्ष तक निर्माणकर्ता श्री मेहता तथा साधारण मानसिक योग्यता में 18 से 16 वर्ष तक S जलोटा। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में ब्यूरो तथा टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी में शिक्षा विभाग गोल तथा शाब्दिक सामूहिक परीक्षण में 11 से 14 वर्ष तक मानी गई। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो अशाब्दिक परीक्षण, बीजन अशाब्दिक परीक्षण, रेमन प्रोगेसिन माइटिलेजस परीक्षण। आकृति और फलक परीक्षण में त्रिभुजाकार, गोलाकार, अर्धगोलाकार, चतुर्भुजाकार, त्रिकोणीय, ये जो है बुद्धि परीक्षण किया गया। बुद्धि परीक्षण के कुछ गुण और विशेषताएं: वस्तुनिष्ठता, चित्रांक, वैधता, समावंतित, प्रतिबिंबी, मुख्यालय, मितव्ययी, व्यवस्था आदि जो है परीक्षण इसमें आता है। पर्सनालिटी देखते हैं। मुखौटा व्यक्तित्व चैप्टर जिसका नाम है पर्सनालिटी। व्यक्तित्व की अवधारणा एवं अर्थ। मनोविश्लेषण दृष्टि फायर्ड के अनुसार इनके जन्मजात फायर्ड हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत को 3 भागों में बांटा गया। इदम व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां और प्रकृति निहित है। इदम मन में स्थित प्रकृति होती है जो अबोध और अज्ञान की अवस्था में मृत है। अहम
इसका संबंध ईद से अहम दोनों में होता है, जिसमें चेतना, इच्छा शक्ति, बुद्धि तथा समावेशन होता है। परम अहम वह व्यक्ति आदर्श तथा मनोकृत होता है जो सुख, क्षणिक सुख और भौतिक सुख संचारित न होकर यथावत से संचारित होता है, जिससे व्यक्ति का सुपर इंटेंस जितना अधिक होगा व्यक्ति उतना ही अधिक होगा। मनोविद वैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति में वंश एवं वातावरण दोनों को महत्व प्रदान करता है। ये मार्टन ने दिया था, जिसमें वंशज और वातावरण दोनों पर आधारित है। दार्शनिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के आत्मज्ञान से होता है। समाजिक शास्त्रीय दृष्टिकोण से व्यक्ति संस्कृति का वैविक्त पक्ष है तथा व्यक्ति पर एक सामाजिक प्रभाव रहता है, तथा व्यवहार दृष्टिकोण से व्यक्ति का अर्थ किसी व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण ही व्यक्तित्व होता है। अल्फोर्ड ने व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोवैज्ञानिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले उनके अपूर्त अभियोजना का निर्णय करता है। गिल्फोर्ड ने इसी तरह दिया है और बोरिंग व्यक्तित्व वातावरण के साथ साथ संबंध अस्थायी करने का प्रतिफल है। वाटसन ने दिया हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। मार्सन प्रिंस ने कहा व्यक्तित्व समस्त शारीरिक तथा अर्जित व्यक्तियों का योग है। क्रेमसर ने शारीरिक संरचना पर बल दिया, जिसमें पिकनिक, एथलेटिक, डिस्प्लास्टिक, एस्थेनिक। क्रेमसर ने यह निष्कर्ष निकाला कि एथलेटिक शारीरिक रचना वाले व्यक्ति शामिल अकेले रहने और संवेदनशील होते हैं। वे सामाजिक संबंधों के अलग रहते हैं, स्वप्न में अधिक समय निकालते हैं। पिकनिक प्रकार के लोग वातुनी, दयालु तथा सामाजिक संपर्क रखने वाले होते हैं। कपिल मुनि रजोगुण, महतो तमोगुण स्वभाव वाले होते हैं। थर्नाइक ने सूक्ष्म और प्रत्यक्ष स्थूल का चिंतन किया था। युग मनोविश्लेषणवादी, अंतर्मुखी, बहिमुखी, उभयमुखी ये युग ने दिया था। युग ने इस सिद्धांत को सर्वमान्य सिद्धांत भी कहा गया। अंतर्मुखी व्यक्ति चिंतनशील होते हैं, अपनी ओर केंद्रित रहता है, कर्तव्य प्राण होते हैं, प्रतिक्रियावादी तथा कष्टों के प्रति सजग रहते हैं। बहिमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि बाह्य जगत में होती है, आध्यात्मिक विषयों में रुचि नहीं होती है। उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को दोनों का सम्मिश्रण होते हैं, उन्हें उभयमुखी या विकासोन्मुखी कहते हैं। सोल्डर ने एंडोमार्फिक और मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक 3 नाम दिया था। विलियम जेम्स ने कोमल हृदय वाला, कठोर हृदय वाला। न्यूमैन स्टर्न ने विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक का अध्ययन किया था। सैलडल ने कोमल और गोलाकार का अध्ययन किया, आयताकार और लंबाकार का दिया। आधुनिक वर्गीकरण भावुक, कर्मशील और विचारशील होते थे। इसी तरह से आत्मिष्ट विधिया, वस्तुनिष्ठ विधिया, जिसमें साक्षात्कार विधि आती है, आत्मकथा विधि आती है, जीवन इतिहास विधि आती है, अवलोकन आती है। इसी में आकांकी मापन होता है, मापी होता है, क्रमिक मापी होता है, बाह्य चयन मापी होता है। बाह्य चयन मापी स्थित साधनी, सूची विधि और प्रश्नावली विधि होती है, समाज मिति होती है और मनोविश्लेषण होता है। इन्हीं के साथ साथ साहचर्य तकनीकी, रचना तकनीकी, पूर्ति तकनीकी, क्रम तकनीकी, अभिव्यक्ति तकनीकी। रेडिटल स्केल की शुरुआत फैकन महोदय ने किया, लेकिन इनके प्रकाशन का वास्तविक श्रेय गाल्टन महोदय को जाता है। जिसमें स्याही का धब्बा हरमन रोसाक ने दिया था, जिसमें 10 स्याही के धब्बे प्रयोग होता है। 5 काले रंग के, 2 धूसर रंग के, 3 काले तथा लाल पूर्ण रूप के रंगेदार होते हैं। स्थान निर्धारित होता है, निर्धारक विषय वस्तु होता है जिसका मूल्यांकन किया जाता है। टीवीटी था, अब है टीएटी में प्रसंगात्मक है। मर्रे ने किया था जिनका, इसमें उन्होंने कुल 80 कार्डों का प्रयोग किया था और एक दूसरे में भिन्न था। सिर्फ एक कार्ड पर ही कोई चित्र नहीं होता है, पूरे परीक्षण में 20 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। सीएटी में
चाइल्ड एकेडमी टेस्ट है, लियोपोल्ड वाइकल ने दिया था। इनमें 10 कार्ड होते हैं जिस पर जानवर चित्र होते हैं। यसेटी लियोपार्ड ब्लैक होता है, इसमें अधूरी कहानी होती है जिसमें मेरा जी चाहता है कि मैं नदी में कंप्लीट हो जाऊं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, दृढ़ संकल्प शक्ति, आत्मा चेतना, सामाजिक विकास, समंजन क्षमता, सामाजिक स्थिरता, समग्रता। दृढ़ संकल्प व्यक्ति, संतोष, उच्च आकांक्षा, उद्देश्यपूर्ण, विकास की निरंतरता, चरित्र प्रवाह, ये आदि जो है गुड कैरेक्टर्स में आते हैं। चिंतन, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में निहित होती है। कुछ लोगों ने इसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक तोड़ जोड़ बताया है। किसी ने एक ऐसी मध्यस्थता प्रक्रिया माना है कि जो किसी समस्या, उद्दीपन तथा उसका समाधान यानी उसी अनुक्रिया के मध्य बीच में होता है। सिल्वरमैन, चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करता है। चिंतन के उपकरण में देखा गया प्रतिभाएं, मानव अनुभव प्रतिभाओं के आधार पर व्यक्त चिंतन के उपकरण या साधन। प्रतिभाएं मानव अनुभव और प्रतिभाओं के आधार पर व्यक्त होता है। हम जो देखते हैं दृश्य प्रतिमा एवं सुनते हैं छब्र प्रतिमा, जो करते हैं सभी का आधार में विकसित होना प्रतिमा होती है। भाषा में लैंग्वेज, चिंतन करते समय व्यक्ति भाषा का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम अपने आप से बात करते हैं। इसलिए कहा गया है कि चिंतन एक प्रकार की आंतरिक भाषण है। इसी के बाद संप्रत्यय, चिंतन में व्यक्ति भिन्न भिन्न तरह के संप्रत्यय का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक वस्तु या घटना का एक संप्रत्यय व्यक्ति के मन में होता है जो चिंतन में मदद करता है। प्रतीक एवं चिन्ह, बोरिंग, लैकफील्ड एवं वाइल्ड ने लिखा है कि प्रतीक एवं चित्र मोहरे एक गोटियां हैं जिनके द्वारा चिंतन का सहन महान खेल खेला जाता है। सूत्र, हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि हम एक ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में एकत्रित करके संचित करते हैं और उनमें प्राणी विज्ञान के सूत्र आते हैं। चिंतन के प्रकार में देखा गया स्वावलंबी चिंतन है, यथार्थवादी चिंतन है। यथार्थवादी चिंतन में देखा गया अभिसारी चिंतन या निष्ठात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो चिंतन के अंतर्गत आते हैं मूर्त और अमूर्त भी चिंतन, अपसारी चिंतन। ये सारे चिंतन के विषय में हम देखते हैं आगे चल के। स्वावलंबी चिंतन, पहला स्वावलंबी चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं को व्यक्त करता है। स्वप्न चित्र स्वयं चिंतन का उदाहरण है। यथार्थवादी चिंतन में अर्थार्थवादी चिंतन ऐसे चिंतन को कहा जाता है जिसका संबंध वास्तविकता से होती है, यथार्थवादी कहलाती है। अवसारी चिंतन, अवसारी चिंतन निगनात्मक चिंतन। इस चिंतन में कोई व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर कोई दिए गए सही निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस प्रकार की चिंतन प्रक्रियाओं में किसी भी विषय पर एकांकी चिंतन किया जाता है। अवसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति एक ही व्यवस्था का भिन्न भिन्न रूपों में चिंतन करता है। इस चिंतन के माध्यम से व्यक्ति एक ही समस्या का समाधान भिन्न भिन्न विधियों से करने पर विचार करता है। सृजनात्मक चिंतन, इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। यही सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कार्य करते समय उस कार्य में और कुछ जोड़कर उस कार्य को सफल हम बना दे तो सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। आलोचनात्मक चिंतन, इस
तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी घटना या तथ्य को सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण और दोष को परख लेता है। ऐसा चिंतन आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। तो इस तरह से ये चिंतन हुए। कल्पना, इंटेलिजेंस, कल्पना एक ऐसा प्रमुख मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अतीत के अनुभूतियों को जिसके द्वारा पुनः संगठित कर एक नया रूप दिया जाता है। इस तरह कहा जाता है कि कल्पना एक मानसिक जोड़ तोड़ है। रावण ने कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। यह हमको पूर्ण अनुभव द्वारा किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं था। मैकडूगल ने कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। कल्पना की निम्नवत विशेषताएं होती हैं। मानसिक प्रक्रियाएं। पहला, कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है। यह स्वतः ही चलती रहती है। जब तक हम मानसिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। पूर्व अनुभव, कल्पना के लिए एक धरातल की आवश्यकता होती है। पूर्व अनुभव धरातल के रूप में कल्पना को सहायता देता है। अतः कल्पना का आधार ही पूर्व अनुभव माना गया है। प्रतिभा चयन में देखा गया, मानव मन बड़ा विचित्र है। वह अपनी रुचि और पसंद के आधार पर उद्दीपकों का चयन करता है और उनके प्रति प्रतिक्रिया करके मस्तिष्क में प्रतिभा के रूप में अस्थायी बनाता है। यही प्रतिभा का रूप होता है जिसमें सफल होता और असफल होता है, दोनों होते हैं। सृजन शक्ति, कल्पना का प्रारंभ और अंत सृजन के लिए होता है। जब हम किसी अर्थात स्वरूप को मानव दृष्टि के लिए तैयार कर देते हैं या स्वरूप महान कर देते हैं तो वह सृजनात्मक कहलाता है। कल्पना के प्रकार विलियम मैकडूगल के अनुसार पूर्वोत्पादक कल्पना और उत्पादक कल्पना। उत्पादक कल्पनाएं दो प्रकार की कही गई, रचनात्मक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना, अर्थात स्वाभाविकता जिसे कहते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार ग्राही कल्पना, सृजनात्मक कल्पना, परिणामवादी कल्पना, सौंदर्य बोधी कल्पना, सैद्धांतिक कल्पना, व्यवहारिक कल्पना, कलात्मक कल्पना, अनोखी कल्पना, ये 8 चरणों में जेम्स ड्रेवर ने कहा। और इसके बाद आता है तर्क, एग्रीमेंट। तर्क एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है। व्यक्ति तर्क के आधार पर माध्यम से अपने चिंतन को क्रमबद्ध बनाता है तथा एक निश्चित निष्कर्ष तक तर्क वितर्क के आधार पर पहुंचता है। तर्क के द्वारा ही बारे में हमें निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं। तर्क चिंतन की प्रक्रिया है। तर्क एक क्रमागत पाई जाती है। तर्क में व्यक्ति पक्ष विपक्ष में तर्क करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचता है। तर्क के महत्वपूर्ण कदम, समस्या ही पहचान है, आंकड़ों का संग्रह है, अनुमान पर पहुंचना, अनुमान के अनुसार प्रयोग, निष्कर्ष करना। तर्क के प्रकार, निगमनात्मक तर्क, अज्ञानात्मक तर्क, अमोनात्मक तर्क, संविधानिक तर्क, अनौपचारिक तर्क, औपचारिक तर्क। अधिगम का अर्थ एवं सिद्धांत। स्किनर ने सीखना व्यवहार के उपरोक्त सामंजस्य की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड ने व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन की ही सीखना है। काल्विन ने पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहा गया। धनात्मक अधिगम, प्रत्यक्ष सीखना, प्रत्यात्मक सीखना और साचारात्मक सीखना। संवेगात्मक अधिगम में तैरना, साइकिल चलाना आदि आता है। गामक अधिगम में देखना, सिर उठाना, बैठना, चलना, फिरना आदि आता है। अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं करके सीखना, अनुकरण अनुसरण करना, निरीक्षण करना, परीक्षण करना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन और विचार गोष्ठी द्वारा सीखना, प्रयोजन विधि द्वारा समूह अधिगम। तो इस तरह से अधिगम की प्रभावशाली ये 7 विधियां हैं जिनमें याद रखिए, करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी अधिगम द्वारा सीखना, प्रयोजन विधि एवं समूह अधिगम द्वारा, ये सारे तथ्य आते हैं।
इन्हीं के साथ व्यवहारवादी के नियम में देखा गया अधिगम सीखने के मुख्य थर्नाइक ने दिया। इसके प्रतिपादक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थर्नाइक हैं। थर्नाइक का मानना है कि जब उद्दीपक और प्रतिहार सीखने वाला और क्रिया के बीच संबंध उत्पन्न होने लगता है तो दोनों में अनुकंप हो जाता है और ये स्थापित होने लगता है। यही अनुबंध सीखना होता है। इसे थर्नाइक व्यवहारवाद के नियम से भी जाना जाता है, जिसमें इन्होंने 3 नियम को दिया: प्रवाह का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। जिसमें जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का नियम दिया था, उसी तरह से थर्नाइक के सीखने का मुख्य नियम उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। जो नियम उपयोगित हो गए अभ्यास के बाद वो तो उपयोग का नियम कहे, और जो अनुपयोगी साबित हुए वह अनुपयोग का नियम कहलाने लगे। प्रभाव का नियम: जब हम कोई चीज सीखते हैं और उसके परिणाम हमें संतोषजनक प्राप्त होता है, सुख और प्रसन्नता होती है, तो हम सीखने की ओर तत्पर होते हैं और यह शक्ति हमारे अंदर निहित होती है। शक्ति जुटती है, जल्दी सीख लेते भी है। ये प्रभाव का नियम कहलाता है। तत्परता का नियम: सीखने की दशा में तांत्रिका तंत्र से उद्दीपक द्वारा प्रतिक्रियाओं के बीच सामंजस्य बन जाता है। इन संयोग को आर्यस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब सीखने वाली ज्ञानेन्द्रियां एवं कर्मेंद्रिया में तत्परता उत्पन्न कर लेती है तो यह कार्य जल्दी से सीख लेते हैं। अभ्यास का नियम: जब सीखने वाला सही प्रतिचारों का चयन करने के लिए बार बार दोहराता है तथा सीखने में उन्नति होती है तो उसे सीखने के अभ्यास कहा जाता है। उपयोग का नियम: जब उद्दीपक प्रतिचार के परिवर्तन रूप में कोई बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम उपयोग का नियम कहते हैं। और अनुपयोग का नियम में जब उद्दीपक प्रतिचारों के परिवर्तन रूप में से कोई बॉन्ड नहीं बनता तो उसे हम अनुपयोग का नियम कहते हैं। थर्नाइक के अधिगम सीखने में गौण नियम, व्यवहारवाद का नियम जिसे कहा गया, ये विभिन्न भागों में विखंडित हुए हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिरता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो थर्नाइक ने इन 5 नियमों को गौड़ 5 नियम उन्होंने व्यवहारवाद के नियम में दिया। अधिगम सीखने के सिद्धांत में प्रत्ययन और भूल का सिद्धांत साहचर्यवाद का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है। सूझ का सिद्धांत गैटल का सिद्धांत कहलाता है। अनुकरण का सिद्धांत साहचर्य का सिद्धांत कहलाता है। व्यवहारवाद एवं संज्ञानवाद का सिद्धांत थर्नाइक ने दिया। थर्नाइक का सिद्धांत साहचर्यवाद, प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत, संबद्धता का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत, हर्ष दुख का सिद्धांत और संयोगवाद का सिद्धांत, यह इन्हों नियम से जाना जाता है। थर्नाइक का प्रथम प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था, जो एक पिंजड़े में बंद करके और पिंजड़े के बाहर जो है सिकनी लगा के रोटी डाल के और भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया। थर्नाइक का द्वितीय प्रयोग चूहों पर किया। सिद्धांत का सार सफल प्रतिक्रियाओं के स्वभाव के द्वारा सीखने की विधि है। बुद्धवंत के अनुसार प्रयास और त्रुटि के अंतर्गत किसी नवीन कार्य को सीखने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं, इसलिए अधिकांश गलत होते हैं। थर्नाइक में समस्या नामक में भूखी बिल्ली के बंद किया और पिंजड़े के बाहर मछली और मांस के तस्तरी रख दी। इसी प्रकार बिल्ली ने बाहर आने के लिए 100 प्रयत्नों से गुजरना पड़ा। संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत क्वालिस अनुबंध सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंध आरपी पालवाल ने व्यवहारवाद का सिद्धांत पर खंडन किया था। आरपी पालवाल एक ऐसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1904 में इस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। स्किनर का कथन है कि संबद्ध सहज क्रिया एक आधारभूत सिद्धांत है जिस पर सीखना निर्भर करता है। कुत्ता पर प्रयोग किया गया, इसमें घंटी का भी प्रयोग किया गया। क्रिया प्रसूति सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंध सिद्धांत व्यवहारवादी कहा जाता है। सीखने के लिए अपने प्रयोग के लिए जिस मौजा का प्रयोग किया
उसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। स्किनर ने अधिगम की व्याख्या दो प्रकार के व्यवहारों की व्याख्या की। पहला प्रतिक्रिया व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार। प्रयोग चूहे और कबूतर पर मंजुमा स्किनर का प्रयोग किया था। अंतर्दृष्टि सूक्ष्म का सिद्धांत गोल्डन का सिद्धांत है जो कोहलर बर्निंग विश्वविद्यालय में दिया था। इस सिद्धांत को गोस्टवाल का सिद्धांत भी कहते हैं। इस नियम का प्रतिपादन जर्मनी में गेस्टावादियों ने किया था। गुड सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित और तत्कालीन है। टोलमैन के सूक्ष्म द्वारा सीखना चिन्हों द्वारा सीखना प्रयोग। कोहलर ने जिस वनमानुष पर उसका प्रयोग किया था उसका नाम सुल्ताना था। इस प्रयोग में कोहलर ने डंडा संदूक 6 केले का प्रयोग करते हुए 4 चरणों में प्रयोग पूरा किया था। अंतर्दृष्टि जन्मदाता प्रकोष्ठ में वैज्ञानिक थे जो बर्दिम और कुर्टोकोपक कोहलर और कुटलेविन 4 चरण में उन्होंने देखा कि एक डंडा 2 डंडे जोड़कर प्रयोग किया गया। एक संदूक था, 2 संदूक एक के ऊपर एक रखकर बंदर ने केले के पाने का प्रयास किया था। तो इस तरह से बंदर का जो है वनमानुष का प्रयोग किया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, लेवासियो वाग्यस्की और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बूनर का संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत निम्न चरणों में दिया था। संवेदी प्रेरक वर्ष 0 से 2 प्राक संक्रिया काल और मूर्त संक्रिया काल, जिसमें क्रियाओं को पुनरावृत्ति आत्म केंद्रित की स्थिति पकड़ना सुनना, छिपी वस्तुओं को खोजने का प्रयास करना, वह कारण परिणामों को संबंध स्थापित करने लगता है। आत्म केंद्रित श्रृंखला में केंद्रविहीन चिंतन, मानवीकरण, चिन्ह व्यतीत अंतर स्पष्ट होने लगता है। धीरे धीरे उसमें तार्किक गणितीय संपत्तियों का विकास होता, अनुकरण, खेल, पूर्व संकल्पना, भाषा विकास आदि होता है। मूल संक्रियाओं में विवेकीकरण, अविनाशिता, क्रमागत क्षमता, नकारात्मक समरूपता और क्षतिपूरक पर आधारित होता है। इनके बाद आता है औपचारिक प्रक्रिया काल। अमूर्त तत्वों पर विचार करने लगता है, तर्क आधारित अगनात्मक कल्पनाओं करने लगते हैं। इस अवस्था में किशोर अपने चिंतन पर भी चिंतन कर सकता है। विकास के 4 निश्चित 4 कारक हैं देखा गया, जिसमें बालक की जैविक परिपक्वता होती है, बालक की क्रिया होती है, बालक पर वातावरण का प्रभाव होता है, संतुलन, आत्म असमंजस होता है। वाइगोत्स्की का संरचनात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की की मान्यता 3 महत्वपूर्ण अवधारणाओं का वर्णन वाइगोत्स्की की संज्ञान विकास थ्योरी के संबंध में कहा गया है। बालक की ज्ञानदेही कुशलता केवल उस समय समझी जा सकती है जब वो विकासात्मक रूप से विश्लेषण की जाती है। ज्ञानात्मक कुशलताएं शब्दों, भाषा और संवाद के प्रकार से मध्यस्थ होती है जो मनोवैज्ञानिक यंत्रों की भांति कार्य करते हैं। संज्ञानात्मक कुशलताओं की उत्पत्ति होती है सामाजिक संबंधों से, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निहित होती है। वाइगोत्स्की के विचार स्पष्ट रूप से इस बात पर बल देता है कि ज्ञानात्मक कृत्य के सामाजिक स्रोत है। वाइगोत्स्की की शब्दों, भाषा और संवाद से मनोवैज्ञानिक यंत्रों का विकास होता है। वाइगोत्स्की के अद्वितीय और प्रभावशाली विचार सीखने और विकास के संबंध के बारे में प्रस्तुत किए गए थे। समिश्र विकास का मंडल। यदि कोई बालक एक नई कुशलता सीख रहा है तो नई समस्या हल कर रहा है तो उसे यदि विशेषता का साथ लगा तथा सहायता भी मिल जाती है तो इसके बाद पाड़ बांधना। यह ऐसी तकनीकी है जो इसके सहायता के स्तर पर परिवर्तन लाने की है। यह शिक्षण के सत्र में एक से अधिक कुशल व्यक्ति है। शिक्षक अधिक प्रगति किया हुआ बालक सहपाठी निर्देशन की मात्रा में अनुकरण करते हैं। जैसे जैसे विद्यार्थी की कुशलता बढ़ती जाती है निर्देशन का स्तर क्रम हो जाता है। तो ये जो है PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और एसीटेट यूपीटेट के लिए संपूर्ण मनोविज्ञान पेडागॉजी है। भाषा एवं विचार। वाइगोत्स्की का विश्वास था कि बालक भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक संश्लेषण के लिए करता है,
सामाजिक संश्लेषण के लिए करता है। भाषा का प्रयोग आत्म निगमन के लिए आंतरिक भाषा और निजी भाषा कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार प्रारंभिक स्तरों पर भी भाषा समाज केंद्रित है। प्रयास में छोटे बालकों के अंतर केंद्रित समाज में अपनी वाणी को महत्व दिया। भाषा विचार, भाषा का प्रयोग आत्म निगमन के लिए आंतरिक भाषाओं तथा निजी भाषाओं पर कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार प्रारंभिक स्तरों पर भाषा समाज के केंद्रित है। पियाजे ने छोटे बालकों की अहम केंद्रित तथा समाज के अलग वाणी को महत्व दिया। बूनर का संज्ञात्मक अधिगम सिद्धांत, बूनर ने सीखने में सिद्धांत का प्रमुख रूप से 4 प्रतिमानों के अवयवों का प्रयोग किया था। वस्तुओं, व्यक्तित्वों और घटनाओं की पहचान, उचित रचना कौशल का विश्लेषण करना, प्रत्ययों का विश्लेषण करना, अभ्यास। बूनर की मान्यता, बच्चा एक नग्न बंदर की तरह नहीं अपितु तो सांस्कृतिक मानव की तरह है। संस्कृति के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बूनर के अनुसार अनुदेशन सिद्धांत, ज्ञाता के रूप में बालक व्यक्ति की प्रकृति, दिए जाने वाले ज्ञान की प्रवृत्ति, ज्ञान संग्रह क्रिया की प्रवृत्ति। बूनर के अनुसार 3 स्थितियां हैं। अधिनियम, प्रतिभापरकता और सांकेतिक। अधिगम के वक्र, पठार एवं सीखने का स्थानांतरण। वक्र, चार्ल्स स्टीनर ने अधिगम का वक्र किसी भी दी गई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गीकृत कागज पर विवरण दिया। अधिगम एक वक्र तथा एक पद्धति है जिसके द्वारा हम अधिगम के रूप में आकार यात्रा प्रकट किया करते हैं। अधिगम वक्र के पठार है। सरल रेखा वक्र है। यह एक सीखने की प्रकृति को लगातार बढ़ती हुई व्यक्त करता है तथा वक्र कम दशाओं में पाया जाता है। उन्नोदर वक्र ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र है। इस प्रकार के वक्र में अधिगम प्रक्रिया आरंभ से अधिक प्रगति दिखाई देती है। अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ उन्नति की शिथिल पड़ती है तथा वक्र अंत में सीधी रेखा के रूप में हो जाता है। अधिकतर इसी तरह के वक्र होते हैं। नवोदर उन्नति सूचक, इस प्रकार के वक्र उन्नति धीरे धीरे होती है। जब सीखने की गति प्रारंभिक काल में धीमी रहती है और बाद में सीखने की गति उन्नति अधिक होती है तो इस वक्र में नवोदर प्रकार का उपयोग होता है। मिश्रित वक्र में अवग्राहस वक्र है। मिश्रित वक्र अवग्राहस का पृथक में कोई एक वक्र नहीं होता है। वास्तव में यह नवोदर और उन्नोदर वक्रों का मिश्रण प्राप्त है। इस प्रकार के वक्र में प्रारंभिक घंटों में धीमी रहती है, फिर तीव्र हो जाती है। इसके पश्चात धीमी धीमी या फिर तीव्र हो जाती है। प्रारंभिक गतिविधियां तीव्र गति, धीमी गति, तीव्र, मिश्रित आदि होती है। अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक पूर्वानुभाव है, अभ्यास है, सरल से कठिन की ओर है, कौशल है, उत्साह। वक्र के उतार और चढ़ाव के कुछ प्रमुख कारण भी हैं, जैसे उत्तेजना है, संतुलन है, थकान है, अभ्यास है, प्रोत्साहन है। ये उनके उतार चढ़ाव कारक हैं। अधिगम पठार, जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो हम सीखने को लगातार उन्नति नहीं करते। हमारी उन्नति कभी कम और कभी अधिक होती है। कुछ समय बाद ऐसा भी अवसर आता है जब हमारी उन्नति बिल्कुल एक जाती है, जिसे हम अधिगम के पठार करते हैं। इसे निम्न वजहों से होता है। ज्ञानरोधक, प्राणबोध एवं शारीरिक क्षमता अवरोध, थकान, अभिरुचि आदि होती है। तो इस तरह से यह जो है क्रियाएं होती हैं। अब आइए अधिगम पठार का समय। अधिगम पठार का समय सोरेनसन के अनुसार सीखने की अवधि में पठार साधारणतः कुछ दिनों, कुछ सप्ताहों या कुछ महीनों तक रहता है। अधिगम पठार के कारण में मानव शारीरिक सीमा, नकारात्मक कारक, कार्य की जटिलता, सीखने की अनुमति विधि, पुरानी आदतों का नई आदतों में समर्थन, जटिल कार्य में केवल एक पक्ष पर ध्यान, अभ्यास का अभाव, उपयुक्त न होना आदि गुण प्रकट होता है। प्रेरणा का अभाव में दृष्टबाधन, अधिगम पठारों का निराकरण, सीखने के समय का वितरण, उत्साह के साथ अधिगम, पाठ्य सामग्री का संगठन, शिक्षा विधि के परिवर्तन,
प्रेरणा और उद्दीपन, अच्छी आदतें और विश्राम, ये सारे तत्व प्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। अधिगम का स्थानांतरण देखने में अधिगम के स्थानांतरण में काल्पनिक शिक्षा के स्थान के आश्रय परिस्थितियों में प्राप्त ज्ञान, आदतें, निपुणता, अभिज्ञता का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना है। अधिगम स्थानांतरण के अर्थ को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जाता है: अस्थायी सीखना, स्थिति का चयन, प्रभाव आदि ये तत्व जो है सीखने पर निर्धारित होते हैं। अधिगम स्थानांतरण का प्रकार है धनात्मक स्थानांतरण, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान या किसी दूसरी परिस्थितियों में ज्ञान या किसी को अर्जित करने में सहायक सिद्ध होता हो। धनात्मक स्थानांतरण का ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण तब होता है जब पूर्व संचित ज्ञान नवीन ज्ञान के सीखने के रुकावट उत्पन्न करता है, तो नकारात्मक स्थानांतरण करते हैं। शून्य स्थानांतरण, जब पूर्व संचित ज्ञान नवीन ज्ञान सीखने में न सहायता करता हो, न ही रुकावट पैदा करता हो, तब शून्य स्थानांतरण होता है। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत स्थानांतरण के प्राचीन सिद्धांत में सीखने के स्थानांतरण के प्राचीन सिद्धांत से मानसिक शक्तियों के विकास और औपचारिक मानसिक परीक्षण से सिद्धांत सम्मिलित हैं, जिनमें मानसिक शक्तियां निम्न है: अवधान, स्मृति, कल्पना, तर्क, इच्छा, स्वभाव, कभी कभी चरित्र एवं अन्य गुण भी प्रकट होते हैं। स्थानांतरण का आधुनिक सिद्धांत थर्नाइक का सिद्धांत, समरूप तत्वों का सिद्धांत। थर्नाइक ने सीखने के प्रयोग में पाया कि जब व्यक्ति संचित अनुभवों में से नवीन सीखने के लिए समरूप तत्वों को छांट लेता है और उनका प्रयोग करके शीघ्र सीख लेता है, तो इसे समरूप तत्वों का सिद्धांत कहा गया। सामान्यीकरण का सिद्धांत आपने सीखने के स्थानों पर प्रयोग किया और नवीन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, इनको सामान्यीकरण का सिद्धांत कहते हैं। बालकों को अपने विकास के साथ साथ विभिन्न अनुभव अर्जित करता है, यह अनुभव मिलकर एक निष्कर्ष निकालते हैं जिसे सिद्धांत कहते हैं। भविष्य में बालक इन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करके जीवन यापन करते हैं। बागले का सिद्धांत आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत जिसे कहते हैं। सीखने में स्थानांतरण को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सामान्यीकरण और समान तत्वों के पीछे आदर्श एवं मूल्य माने जाते हैं जो सीखने के स्थानांतरण को सफल बनाते हैं, जिनमें बालक के विकास के साथ साथ उनके आदर्शों एवं मूल्यों का गठन होता है। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का शिक्षण, सीखने वाले की तैयारी, विषय का पूर्ण ज्ञान, उपयुक्त विधियों का प्रयोग, समान तत्वों का चयन, सामान्यीकरण का प्रशिक्षण, स्थानांतरण का अभ्यास। उपयुक्त होना अनिवार्य है। अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा चैप्टर मूवमेंट अगला है। मोटिवेशन, उत्पत्ति, मोटम, मूव एवं इंसाइट, टूरमेंट। प्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है, अगला चैप्टर है, जो जीव को क्रिया के प्रति उत्तेजित करता है, उकसाता है, प्रेरणा कहलाता है। गिलफोर्ड ने अपने मत को दिया कि प्रेरणा एक आंतरिक दशा या कारक है जिसकी प्रवृत्ति क्रिया को आरंभ करके या बनाए रखने की होती है। अब प्रेरणा का व्यापक अर्थ है प्रेरक, प्रणोदक, प्रोत्साहन, उत्सुकता, रुचि और लक्ष्य। अब प्रेरणा के प्रकार में देखा गया आंतरिक प्रेरणा, मनोदैविक प्रेरणा जैसे खाना पीना, काम, चेतना, आदत, भाव, संवेगात्मक प्रेरणा आदि होती है। सामाजिक प्रेरणा में समाज के वातावरण में ही सीख जाते हैं, जैसे स्नेह, प्रेम, सम्मान, ज्ञान, पद, नेतृत्व एवं यश आदि। व्यक्तिगत विशेष अभिप्रेरणा में इसके अंतर्गत रुचियां, दृष्टिकोण, स्वभाव, नैतिकता, मूल्य, क्रीड़ा, खेलकूद, प्रतिष्ठा, अभिलाषा, आत्म प्रकाशन आदि आता है। बाह्य प्रेरणा में दंड और पुरस्कार, संवेग, लक्ष्य, आदर्श और सुदेश, प्रयत्न अभिप्रेरणा में परिपक्व होते हैं। अभिप्रेरणा और फल का ज्ञान, पूरे व्यक्तित्व का लगा देना, भाग लेने का अवसर देना व्यक्तित्व होता है। अभिप्रेरणा के स्रोत, अभिप्रेरणा के 4 स्रोत होते हैं: आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपक, प्रेरक। अभिप्रेरणा की विधियां देखें। अभिप्रेरणा में विधियां होती हैं आपकी 10: रुचि है, अभिलाषा, सफलता है,
प्रतियोगिता का प्रतिद्वंदिता है, सामूहिक कार्य है, प्रशंसा है, ध्यान है, खेल है, सामाजिक कार्यक्रम है, पुरस्कार है, कक्षा का वातावरण है। अल्पेड़ा के सिद्धांत में आते हैं सांस्कृतिक प्रतिमानों का सिद्धांत, व्यवहार एवं सीखने का सिद्धांत, उद्दीपक या अनुक्रिया का सिद्धांत जिसे कहते हैं, प्रतिपादक स्किनर ने दिया। क्षेत्रीयता सिद्धांत प्रतिपादक कर्ट लेविन ने दिया था। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत प्रतिपादक विलियम और मैकडूल ने दिया था। मनोविश्लेषण का सिद्धांत प्रतिपादक फायर्ट ने दिया था। इन्हीं के साथ ध्यान की अवधारणा, मन का स्वभाव वह एक स्थान पर स्थित नहीं होता है, परिवर्तन एवं चलायमान अवस्था में रहता है। मन के इस विकृति और परिवर्तनशील स्वरूप के रूप में निश्चित बिंदु पर केंद्रित करने के लिए कि ध्यान की अवधारणा का उदय हुआ है। प्रो एस के दुबे, ध्यान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आध्यात्मिकता एवं भौतिक विकास हेतु मन की स्थिरता एवं एकाग्रता का विकास किया जाता है, जिससे व्यक्तित्व मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ और दृष्टिगोचर होता है। ध्यान के प्रकार में देखा गया है, ध्यान विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, विचार दर्शन, विचार सृजन, विचार विसर्जन। ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक आंतरिक कारक और बाह्य कारक, दो प्रकार के कारक होते हैं। आंतरिक कारक में आवश्यकता है, रुचि है, लक्ष्य है, सूझ है, समझ है, आदत है, मानसिक दशा है, पूर्व ज्ञान है। वही तरह से बाह्य कारकों में देखा गया उद्दीपक की प्रकृति, उद्दीपक के उद्देश्य, अवधि, उद्दीपक की स्थिति, उद्दीपक की तीव्रता, विषमता, नवीनता, उद्दीपक का आकार, पुनरावृत्ति और रहस्यकता। ये सारे कार्यक्रम जो है आपके आते हैं ध्यान की तरफ। अगला है रुचि। रुचि में उत्पत्ति लैटिन ने महत्वपूर्ण होना या लगाव होना। P.N. झा, रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है। रुचि के प्रकार में जन्मजात रुचि। जन्मजात रुचि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। अर्जित रुचि, जब व्यक्ति के अंदर किसी वस्तु, विचार या व्यक्ति के प्रति भाव संवेदना उत्पन्न होती है तो वह उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जो धीरे धीरे रुचि में परिवर्तन हो जाती है, जैसे खेलना कला है, विज्ञान, साहित्य आदि का विकास। रुचि परीक्षण, व्यवसायिक रुचि का मापन, सामान्य अव्यवसायिक रुचि का मापन। स्टिंग का व्यवसायिक रुचि प्राप्त में संशोधित करके क्षेत्रों में मापन प्रयोग किया गया। व्यवसाय, विषय क्षेत्र, क्रियाएं, अवकाश, लाभ, विशेषत, मापन। जबकि जांच सूची में मैगजीन पढ़ना, रेडियो, दूरसंचार, खेल कूद, क्लब आदि क्रियाएं आती हैं। कुछ संकलित किया जाता है जिसके माध्यम से रुचि, लेखन कला, विचार, अभिव्यक्ति। कूडर प्राथमिक प्रपत्र परीक्षण में व्यावसायिक प्राथमिकता प्रपत्र, औद्योगिक प्राथमिकता, व्यक्तिगत प्राथमिकता। थर्स्टन रुचि अनुसूची में दिया। थर्स्टन वैज्ञानिक ने 100 व्यवसायियों को शीर्षक का युग्म है। ये 10 संबंधी रुचियों का मापन करते हैं। भौतिक है, विज्ञान है, गणना है, भाषा है, कला है, संयोग है, अनुयोग है, सामाजिक उपकार है। जिस चित्र रुचि 11 समान क्षेत्रों में रुचि का मापन किया जाएगा। लिपिक, यांत्रिक, मनोवैज्ञानिक, साहित्य, कलात्मक, नाटकीय, अनुवाद, संगीतात्मक, बाह्य, गणनात्मक, समाज सेवा। चटर्जी अभिलाषा प्राथमिक में 150 चित्रों वाले, जो निम्न 10 चित्रों में किया गया है। 3 विकल्प हैं: कला, साहित्यिक, वैज्ञानिक, चिकित्सा, कृषि, तांत्रिकी, कास्टम, बाह्य, खेलकूद, गृहकार्य। आरपी सिंह की रुचि में दिया गया गिलफोर्ड के खंड उपागम विधि पर आधारित है। यांत्रिक, व्यापार, मनोवैज्ञानिक, सौंदर्य, सामाजिक, लिपिक, बाह्य आदि आता है। एसपी शुक्ला में कुल श्रेष्ठ व्यवसायिक रुचि आती है, जिसमें क्षेत्रों के संबंधित 200 व्यवसायों पर अध्ययन किया गया। स्मृति मोटेशन अगला है। जब एक किसी वस्तु को छूते या सुनते और सूंघते समय ज्ञानवर्धक तंतु का अनुभव मस्तिष्क में नान केंद्र पहुंचता है तो ज्ञानेंद्रिय से अनुभव को प्रतिमा बन जाती है।
जिसे छाप कहते हैं। वास्तव में ये अनुबंध या स्मृति चिन्ह कहलाता है। हिलगार्ड ने स्मृति व मानसिक प्रक्रिया जिसमें अतीत से सीखे गए ज्ञान, अनुभव और कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। स्मृति अंग स्मरण की प्रतिक्रिया का रूप है, जिसमें सीखना, धारणा, पुनः स्मरण और पहचान करना है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के 4 अंग बताएंगे। स्मृति प्रकार तत्कालिक स्मृति है, अस्थायी स्मृति है, सक्रिय स्मृति है, रटंत स्मृति है, निष्क्रिय स्मृति है, मनोवैज्ञानिक स्मृति है। स्मृति की विशेषताएं और लक्षण: शीघ्र याद होना, शीघ्र याद, स्पष्ट पहचानना, उत्तम धारणा शक्ति, अनावश्यक बातों को भूलना, शीघ्र पुनः स्मरण करना। अच्छी स्मृति के कारक: आदत का नियम, निरंतरता का नियम, पारस्परिक संबंध का नियम। मुख्य नियम में देखा गया पारस्परिक संबंध के नियम में समीपता का नियम, समानता का नियम, असमानता का विपरीत नियम, रुचि का नियम, जबकि प्राथमिकता का नियम, विचार साहचर्य गौण में, नवीनता का नियम, अविति का नियम, स्पष्टता का नियम, मनोभाव का नियम। स्मृति की विशेषताएं या लक्षण: शीघ्र याद होना, शीघ्र स्पष्ट पहचानना, उत्तम धारणा व्यक्ति, अनावश्यक बातों को भूलना, शीघ्र पुनः स्मरण करना। विस्मरण या विस्मृति: किसी सीखी हुई वस्तु को स्मरण कर लेना विकृति या विस्मृतिकरण कहलाती है। ड्रेवर के अनुसार विस्मृति का अर्थ है किसी अवसर का प्रदान करने पर किसी भी पूर्व अनुभव की बात करने में कुछ समस्या पहले सीखी गई किसी कार्य को करने में असफलता हो। मन ग्रहण किए गए तथ्यों को धारणा पर सपना स्मृति है। विस्मृति के प्रकार: सक्रिय विस्मृति, किसी घटना को भूलने के लिए प्रयास करना। निष्क्रिय विस्मृति, जब व्यक्ति किसी तथ्य या घटना को स्वयं भूल जाता है। प्रमुख कारण निम्नलिखित है: संलैंगिक कारण, सामान्यीकरण, बाधा का सिद्धांत, दमन का सिद्धांत, अनाभ्यास का सिद्धांत, समय का प्रभाव, विषय का मात्रा, विषम की स्वरूप, सीखने के दोषपूर्ण पद्धति, मानसिक आघात, मानसिक द्वंद्व, मादक द्रव्यों का सेवन, मानसिक रोग, अत्यावरण आदि इच्छाएं इस पर होती हैं। विविध मापन एक ऐसी परिमिति पाठन की प्रक्रिया है। अगला फोर्ड, जिसमें रोस ने कहा था। गिलफोर्ड ने निष्क्रिय नियमों के अनुसार वस्तुओं का घटना और अंक प्रदान करने की मापन है। शैक्षिक स्तर के मापन, नवीन स्तर अंकों का प्रयोग किया जाता है। क्रमिक स्तर में रैंक का क्रम का पता लगाना, अंतराल में शून्य बिंदु नहीं होता है और अनुपात स्थिर में वास्तविक शून्य बिंदु होता है, जो भौतिकवाद है। देखिए, इस तरह से 1 घंटे से ऊपर होने जा रहा है वीडियो। मूल्यांकन, मुख्य अंकन। मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता और विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है, अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिणाम और गुणात्मक ही एक प्रकार की सूचना प्राप्त होती है, जो कठोरी आयोग में दिया गया है। कठोरी आयोग में मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। इसी द्वारा शिक्षा उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंध है। शैक्षिक मूल्यांकन में शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन, व्यवहार और परिवर्तन, उद्देश्य निर्धारण, पाठ्यक्रम आदि। डॉक्टर पटेल के अनुसार चहुमुखी प्रक्रिया और जॉन ड्यूडी अनुसार शैक्षणिक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन बालक के अधिगम के किसी न किसी रूप से प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञान, अज्ञान के पक्ष हैं, जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष होते हैं। संज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, कौशल और मनोविज्ञान क्रियात्मक होता है, जिसको इस ग्राफ से आप देख सकते हैं। बालक के व्यवहार में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और इसमें स्टेप बाय स्टेप ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण आदि ये चरण है। उत्तेजना, कार्यविधि, निर्धारण, ये सारी स्टेपें होती हैं। अपनी पुस्तक में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। तो इस तरह से ये समस्त सीटेट एग्जाम और यूपी टेट में मनोविज्ञान के फिजियोलॉजी से ये नोट्स तैयार किए गए हैं, जिसमें 1 बार और 2 बार पढ़ने के बाद संपूर्ण चीजें जो है, संपूर्ण तैयारी कंप्लीट हो जाती है। आप लेना चाहते हैं PDF इसका, तो कॉल करें और उपलब्ध होंगे।